नादरीन आदाब, आपकी बात से मैं अरशद जमाल। आपकी बात ने मंजिल के नाम से एक सीरीज़ की शुरुआत की है और इस सीरीज़ में हम ऐसी शख्सियतों से इंटरव्यू करेंगे जिन्होंने ज़मीन की तलखियों के साथ आसमान की बुलंदियों तक पहुंचने का प्रयास किया है, जिन्होंने ये कोशिश की है कि समाज के लिए आदर्श बन सकें, जो लोगों के लिए रोल मॉडल हैं। ऐसे लोगों का हम इसमें इंटरव्यू करेंगे। आज सीरीज़ का पहला दिन है और आज हमारे पास मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय राजू राय जी। राजू राय जी से हम सवालात का सिलसिला शुरू करें। इससे पहले आइए हम राजू राय के बारे में आपको मुख्तसर सी जानकारी देते हैं, आप सुनिए। राजनीति के सिपहसालार और शिक्षा जगत के होनहार सपूत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता राजू राय का जन्म 6 दिसंबर 1969 को बलिया के सरही गांव में हुआ था। राजू राय की पहली पढ़ाई अपने गांव के ही प्राइमरी पाठशाला से आरंभ हुई। राजू राय ने कक्षा 3 से कक्षा 5 तक की शिक्षा प्राइमरी पाठशाला चौक जनपद बलिया से हासिल की। कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की शिक्षा बलिया के गवर्नमेंट कॉलेज से प्राप्त किया। राजू राय ने यूपी कॉलेज बनारस से बीएससी करने के बाद बेंगलोर यूनिवर्सिटी में फिजिकल मेडिसिन में पीजी के लिए दाखिला लिया। राजू राय एक जुझारू और मेहनत करने वाले भले इंसान हैं। रिश्ते को निभाने का हुनर भी जानते हैं और विरोधियों को अपनी वाड़ी से चित करने का ढंग भी रखते हैं। राजू राय ने राजनीति में कदम रखने के बाद बहुत जल्द ही समाजवादी पार्टी में अपनी अलग पहचान बना ली। राजू राय को समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी दोनों बहुत सम्मान देते हैं। बेंगलोर यूनिवर्सिटी से एमए की परीक्षा पास करने के बाद राजू राय ने कब शिक्षा जगत में कदम रखा और कब राजनीति के शिखर पर पहुंचे, आज आपकी बात में सवालों की कसौटी पर परखा जाएगा। राजू राय ने पीएचडी की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेने के बाद फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जरिए गोल्ड मेडल प्राप्त किया। युगांडा के एजुकेशन मिनिस्टर के साथ वार्ता की। कंबोडिया की चेलिसिया यूनिवर्सिटी के साथ एमयू किया, एक मुआहदा किया। बेस्ट इंस्टीट्यूशन अवार्ड पर आपको थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने राजू राय को अवार्ड दिया। इतना ही नहीं है, जब राजू राय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बने तो 6 लोगों की एक टीम बनी थी उस वक्त, और उसके बाद 2012 का विधानसभा चुनाव हुआ था और समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। बहुत सारे मीडिया घरानों का कहना यह है कि उन 6 लोगों की जो महत्वपूर्ण भूमिका थी उसी ने सरकार बनाई थी। आइए आपको एक रिपोर्ट आज तक की दिखाते हैं कि आज तक की रिपोर्ट में क्या कहा गया है राजू राय के बारे में। वो कौन लोग हैं जिन पर अखिलेश ने आंख मूंद कर भरोसा किया और बदले में उन्हें मिला उत्तर प्रदेश का सिंहासन। आपको दिखाते हैं टॉप 5 की दूसरी बड़ी खबर। अखिलेश यादव ने अगर रेस जीती है और साइकिल को उसकी मंजिल तक पहुंचाया है तो उसके पीछे उनकी एक खास टीम भी है। आपको एक एक करके बताते हैं वो कौन कौन से चेहरे हैं जिन्होंने अब की बार यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई। ये है राजीव राय, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और अखिलेश के युवा ब्रिगेड के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य। राजीव राय के ऊपर जिम्मेदारी थी पार्टी की विचारधारा को लोगों और मीडिया तक पहुंचाने की, और राजीव के ऊपर अखिलेश ने पूरा भरोसा भी किया। उन्होंने पूरा विश्वास किया हमारे ऊपर। कभी उन्होंने डूज एंड डोंट्स नहीं रखा मेरे लिए, कम से कम मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। इसके अलावा भी राजू राय को कई एक अवार्ड मिले हैं, जैसे राजीव गांधी एक्सेलेंस अवार्ड, शिक्षा भारती पुरस्कार, शिक्षा गौरव अवार्ड, बेस्ट परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ द ईयर अवार्ड, बेस्ट अपकमिंग इंस्टीट्यूट फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस अवार्ड। आपने सुना, बहुत मुख्तसर सी जानकारी में आपने सुना, मगर अब हम सीधे बात करते हैं। तो राय साहब, आपकी बात में बहुत स्वागत है। और मंजिल के नाम से आज एक पहली सीरीज शुरू की है जिसमें आप जैसे लोग, जो लोगों समाज के लिए आदर्श हैं या जिन्होंने ज़िंदगी की मुश्किल चुनौतियों को पार करके अपने परों को बुलंद किया है और आसमान में पहुंचने का प्रयास किया है, जिनके अंदर ये जज्बा हो कि समाज के लिए कुछ करने की कोशिश करें, राजनीति में अपनी पहचान बनाई आपने, तो आपका हम स्वागत करते हैं। और सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं, आप तो एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं जी, तो फिर किसानी के लाइन से हटकर आप शिक्षा जगत में गए या राजनीति में गए, तो इसमें कितनी मुश्किलें आपके सामने आईं? सबसे पहले मैं आपको शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं
आप वर्सेटाइल पर्सनालिटी हैं और एक बार आपने फिर प्रूव कर दिया कि जिस काम को आप उठाते हैं उसको बड़ी शिद्दत के साथ करते हैं। बहुत शुक्रिया। और आप ही जैसे लोग हमारे प्रेरणा स्रोत भी हैं। मैं गरीब परिवार से हूँ, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है। मेरी पहली पढ़ाई गांव में ही हुई है, गांव के प्राइमरी स्कूल में, फिर बलिया जिला के प्राइमरी स्कूल में, फिर 12वीं तक सरकारी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, फिर बनारस में, फिर दिल्ली, फिर बेंगलोर गया। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ चारों सेमेस्टर में। पीजी भी किया, मुझे डोमिनिक रिपब्लिक से पीएचडी भी मिला मेरे कार्यों के लिए। जब मुश्किलों की बात आती है चेयरमैन साहब, तो अगर हौसले बुलंद हो तो मुश्किलें बड़ी छोटी हो जाती है, और अगर दृढ़ इच्छा शक्ति ना हो तो छोटी सी बात बड़ी चुनौती, बड़ी मुश्किल हो जाती है। मेरी ज़िंदगी में जो भी कुछ हुआ, मेरा कोई गॉडफादर नहीं था। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाऊं। जब हम लोग बेंगलोर पढ़ने गए और हॉस्टल अलॉटमेंट हुआ, तो मैं अकेला लड़का था जिसके लोकल गार्जियन के जो कॉलम होता है, फॉर्म भरा जाता है हॉस्टल का, तो उसमें लोकल गार्जियन का ना कोई नाम था ना कोई पता था। मेरा वार्डन बोला कि तुम अनाथ हो क्या यहाँ? तो मैंने बोला चलिए आप ही मेरे गार्जियन बन जाइए। वाह। क्योंकि मेरे माँ बाप को ये नहीं पता था कि कर्नाटक में बेंगलोर है कि बेंगलोर में कर्नाटक है। और आज लोगों की दुआओं से, ठीक है, शिक्षा जगत में भी मुझे सुकून है, आज भी मैं पढ़ाता हूँ। तो एजुकेशन की फील्ड में आपने बहुत काम किया, और आप रहने वाले बलिया के हैं, और आप पहुँचे कर्नाटक के बेंगलोर में। आपके बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में मैंने खुद जाके देखा है जी। तो कहाँ कहाँ आपने कितने इंस्टीट्यूशन बनाए हैं? बेंगलोर में लगभग मेरे 16 इंस्टीट्यूशंस हैं, एलकेजी से लेकर पीजी तक। और ख़ास तौर से मैं जिक्र करना चाहूँगा अपने नर्सिंग कॉलेजों की। मेरे लगभग 5 नर्सिंग कॉलेज है, जिसमें मास्टर्स ऑफ नर्सिंग की भी पढ़ाई होती है सुपर स्पेशलिटी में। पिछले साल उपराष्ट्रपति महोदय स्वयं आए, गवर्नर साहब आए, और गोल्ड मेडल हमारे स्टूडेंट्स को दिए, और हम नंबर 1 रैंकिंग पर हैं कर्नाटका में। मेरे 16 इंस्टीट्यूशंस बेंगलोर में हैं, युगांडा में भी हमारा टाई अप है, कैम्बोडिया में है, और अभी मैं यूएई में शुरू करने जा रहा हूँ, बल्कि अभी आज ही लाइसेंस मिला है, अभी यूएई में शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी जो मैंने जिस बात के ऊपर मैंने बहुत जोर दिया है उसको पालन किया, क्योंकि मैंने उस दंश को झेला है जी। मैं एहसास कराना चाहता हूँ लड़कों को कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ अर्थ की समस्या नहीं आएगी। इसको कमर्शियल वेंचर नहीं बनाया। नहीं तो जितने मेरे इंस्टीट्यूशंस हैं बहुत सारा पैसा होता है, लेकिन आज भी यकीन करेंगे हर साल 25 बच्चों को तो टोटली फ्री पढ़ाता हूँ। उसका फ्री का मतलब ये नहीं कि आजकल आज विज्ञापनों में आप देखते हैं कि स्कॉलरशिप, फीस माफ़, और बाद में पीछे से ले लिया जाता है। हमारे यहाँ फ्री का मतलब कोई ट्यूशन फीस नहीं, कोई खाने का पैसा नहीं, कोई रहने का पैसा नहीं, आपको तेल साबुन दंत मंजन भी देंगे। शर्त यह है कि आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। हम आपको सारी सुविधा दे सकते हैं, पढ़ नहीं सकते आपके लिए। उसके क्राइटेरिया भी है कि हम कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी उसमें नहीं लेते हैं। जिसके बच्चा मेधावी हो, अनाथ हो, या अनाथालय से हो, या माँ बाप में से कोई एक ना हो, या आर्मी के वीडो हो, या घर में काम करने वाले हो, या मेहतर हो, ऐसे बच्चों को। और आपको खुशी होगी इस बात को कि इन्फोसिस से लेके विदेशों तक, साउथ कोरिया में ऐसे लड़के हमारे जो कभी घरों में काम करते थे ऊंचे पदों पर हैं। ये बलिया से निकल के आखिर कर्नाटक कैसे पहुँचे आप, और वहाँ सारा अपना स्थापित किया आपने? 2002 में इंडियन एक्सप्रेस ने एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा था जी। आज भी मेरे फेसबुक पेज पर देखेंगे तो होंगे, सागा ऑफ सक्सेस एंड सेक्रीफाइस फ्रॉम बलिया टू बेंगलोर, फ्रॉम 2000 to 200 करोड़। खैर मैं उस फाइनेंशियल्स में नहीं जाऊंगा। ये संजोग था कि मैं बेंगलोर फिजिकल मेडिसिन के लिए पढ़ना चाहता था, वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं चला गया, जिसकी कहानी सुनाई, और मेरे चारों सेमेस्टर में फर्स्ट रैंक आया, गोल्ड मेडलिस्ट रहा। उस समय फैकल्टी की बहुत क्राइसिस थी हमारे सब्जेक्ट में, तो जहाँ मैं पढ़ता था वहीं मुझे ट्यूटर का ऑफ़र दिया गया जी। मेरे पास रहने खाने के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने हमें वार्डन भी बना दिया। मेरी खुशी इस बात का था कि मेरे रहने खाने का इंतज़ाम हो गया, वार्डन बन गया। क्योंकि 6 महीने का इंटर्नशिप करना था,
और बेंगलोर में 6 महीने के या 1 साल के लिए जब आप मकान लेते हैं तो अगर 5,000 किराया है तो 50,000 एडवांस देना पड़ेगा। मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। मुझे तो उस समय यही लगा कि चलो 6 महीने इंटर्नशिप भी हो जाएगा, रहने खाने का भी इंतजाम हो गया, ऊपर से पैसा भी मिलेगा। और मेरी पहली तनख्वाह जो मिली 2,000 रुपये था और उसमें कट का 1,803 रुपये आज भी याद है मुझे। चूँकि उनकी मजबूरी थी कि उस सब्जेक्ट के कोई टीचर नहीं थे, यूनिवर्सिटी से परमिशन लिया और मैं कर्नाटक का सबसे कम उम्र का ट्यूटर, सबसे कम उम्र का लेक्चरर, सबसे कम उम्र का HOD, सबसे कम उम्र का प्रिंसिपल और सबसे कम उम्र का चेयरमैन भी बना। 29 साल की उम्र में चेयरमैन बन गया। जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था 94 में, 96 तक जाते जाते मेरे कॉलेज के, मेरे खुद के प्रिंसिपल की सैलरी मेरे सिग्नेचर से मिलने लगी। और एक और ताजुब होगा, जिस बैच को मैं सबसे पहले पढ़ाया वो मेरा जूनियर था, मेरा स्टूडेंट नहीं था। पिछले साल वो फर्स्ट मतलब सेकेंड सेमेस्टर में था तो मैं 4th सेमेस्टर में था, और जो 3rd सेमेस्टर में गया तो मैं उसका टीचर हो गया। तो उसको एहसास कराने में भी बड़ा ये हुआ कि मैं अब तुम्हारा सीनियर नहीं, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। आपको भी संकोच लगा? संकोच क्या लगा, मुझे पता नहीं चैनल पर बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। वो सोच रहा था कि मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं बोला कि मुझे नोटिस बोर्ड पर देख के आओ, आई एम योर ट्यूटर नाउ। तो बोला कि देन आई एम योर प्रिंसिपल। तो मैंने कम हियर, और उसको एक थप्पड़ खींच के मारा। मैंने बोला सीनियर ने नहीं, तुम्हारे टीचर ने मारा है। तब तक फैल गया था कि राय सर को लेक्चरर बना दिया गया, राय सर को लेक्चरर बना दिया गया है। तो गरीबी में जन्म हुआ आपका, और गरीबी के बाद आप विद्यार्थी रहे, विद्यार्थी से फिर टीचर बने, और टीचर से फिर स्कूलों की श्रृंखला आपने कायम की। तो ये ख्वाब कहाँ जाके, किस जगह पे जाके आपने ये ख्वाब देखा कि मुझे शिक्षा जगत में बहुत कुछ करना है? देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में एक्सीडेंटल हो जाती हैं जी। ये हकीकत है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि कर्नाटक में ख़ास तौर से मेरे इतने स्कूल्स और कॉलेजेस हो जाएंगे। एक छोटी सी घटना सुनाऊं। जब मैं पढ़ता था तो कॉलेज को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया था। जो एनुअल डे होता है, रेड हाउस, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस, और हर हाउस का एक स्टूडेंट होता है, एक हाउस टीचर होती है। तो मैं अपने ग्रुप का हाउस मास्टर था। जब वो प्रोग्राम हो रहे थे तो हम लोग जीत रहे थे, लेकिन एक्सटेम्पो इवेंट होता है जिसमें एक पर्ची खींचते हैं, जो आ जाता है उसी पे तत्काल बोलना पड़ता है। तो जो मेरे ग्रुप का लड़का था वो भाग गया डर के मारे, नर्वस होके। मेरी साइकोलॉजी के टीचर बोलने लगे, राजीव इज्जत की सवाल है, आपको बोलना पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं पता। मैं बोला नहीं मैडम, नहीं बोलूँगा। तब तक स्टेज से अनाउंस हो गया कि राजीव राय आएंगे। मैं जब पर्ची उठाया तो मुझे मिला इफ़ यू विन ए लॉटरी टिकट, मतलब अगर आपको लॉटरी टिकट मिल गया तो आप क्या करोगे। और मुझे समझ में नहीं आया। मैंने बोलना शुरू कर दिया कि पहले तुम इतना भाग्यशाली नहीं हो कि मुझे लॉटरी का टिकट मिले। अगर इतना भाग्यशाली होता तो पढ़ने के लिए 3000 किलोमीटर दूर नहीं आना पड़ता। बहरहाल सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगाया सपने देखने पर, इसलिए सपना देख रहा हूँ कि मुझे लॉटरी का टिकट मिल गया। और लॉटरी का टिकट अगर सही में मिल गया तो सबसे पहले इसी कॉलेज के सामने एक कॉलेज खोलूँगा जहाँ मेस में बच्चों को रोटी के लिए कुत्तों की तरह चिल्लाना ना पड़े, क्योंकि हमारी बड़ी बुरी हाल थी, मेस में लाइन लगती थी। अब वो बात सुनकर सारे लड़कों में तालियां बजने लगी, क्योंकि सबका दर्द था। और मैं बिना सोचे समझे बोल दिया कि इसके सामने एक कॉलेज खोलूँगा। ऊपर वाले की थी जो भी मंजिल। मैं 94 में नौकरी ज्वाइन किया, जैसा आपको बताया। 96 में खुद ही प्रिंसिपल बन गया, 97 में चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बन गया, और 10 मई 1999 को किसी ऐसी परिस्थिति हुई कि मैनेजमेंट से ईगो का टकराव हुआ। उनका ईगो था और मेरा अपना मेरिट था। मैंने रिज़ाइन कर दिया। जिस दिन रिज़ाइन किया सारे मेरे स्टूडेंट्स ज़मीन पर लेट गए थे। मुझे 5 बजे तक बंधक रखा था कि अगर आप जाएंगे तो हम लोग यहाँ से जाएंगे। और सारी उसमें 25 का बैच होता था, 17 लड़कियाँ ही थी, 8 ही लड़के थे। बड़ी मुश्किल से वहाँ गुजरा। नौकरी के बहुत ऑफ़र आए, लेकिन मैंने सोच रखा था अब नौकरी नहीं करना है। एक डूबता हुआ स्कूल को जब ऑफ़र आया तो मुझे लगा कि मैं यहाँ कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि स्कूल बंद हो रहा था। तो उन्होंने मुझे 10 मई 1999 को उसमें वर्किंग पार्टनर बना लिया। अगले साल मैंने उस स्कूल को जब बिल्डअप कर दिया, चलने लगा, तो मैनेजमेंट बहुत क्राइसिस में था और उसको बेचना चाहता था। जब मुझे पता लगा तो मुझे ज़मीन खिसक गई कि नौकरी छोड़ कर आया, 1 साल यहाँ मेहनत किया और ये लोग किसी और को बेच रहे हैं। मैंने अपनी बात रखी। बहरहाल जो मैनेजमेंट के सबसे सीनियर मोस्ट थे, ट्रस्टी, उन्होंने अपनी तकलीफ बताई और बोले कि हम पैसे के लिए नहीं बेच रहे हैं, बहुत ज़्यादा लायबिलिटी में हैं आप। मैंने बोला मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो बोले कि
उतना का लोन हम आपके ऊपर सर पे डाल देते हैं, आप धीरे धीरे भरिएगा। अब मेरे पास तो कोई चारा नहीं था। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं बनारस में आकर अपना काम धंधा शुरू करूं, क्लिनिक करूं, और मैंने उनसे बोल दिया था कि या तो मैं चेयरमैन बनूंगा या तो सड़क पर रहूंगा। चेयरमैन साहब, मेरे पास पॉकेट में 3000 रुपये थे। उस स्कूल के लीज की कीमत 1.25 करोड़ रुपये रखी गई उस ज़माने में, और मैंने 3000 रुपये पॉकेट में रख के 1.25 करोड़ का लोन अपने सर पर ले लिया और फैल गया। किराया सर ने अपना खोल लिया। बच्चों में बहुत पॉपुलैरिटी थी। 5 साल मैं पढ़ाया, 5 साल 100% रिजल्ट आया मेरे सारे सब्जेक्ट्स में। लड़कों की इतनी इमोशनल अटैचमेंट थी मेरे साथ, इतनी सिंपैथी थी कि 1 हफ्ते के अंदर मेरी सारी सीटें भर गई। फिर 2001 में मैंने अपना एक शुरू किया। 2004 में खुद का एक ट्रस्ट बनाया जिसमें फिर 4 कॉलेज शुरू किए। 2006 में 5-6 में फिर मैंने एक इंस्टीट्यूशन को टेक ओवर किया। ये सिलसिला लगातार 2013 तक चलता रहा। हर साल कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन आता गया जब तक मैं आपके बीच में नहीं आया। आपके बीच में आने का मतलब ये है कि 2013 में मैं यहाँ घोसी लोकसभा का चुनाव लड़ने आया। और नहीं, तो उससे पहले आप राजनीति में कैसे आए? राजनीति में आमद होने का कैसे विचार आपके मन में आया कि राजनीति में आना चाहिए? देखिए, मेरे क्योंकि आपकी तो फील्ड बिल्कुल अलग थी। देखिए, मैं सौभाग्यशाली हूँ उन चंद लोगों में जिन्होंने बचपन में ही स्वर्गीय चंद्रशेखर जी और जनेश्वर मिश्रा दोनों के कदमों गोद में खेला है। अच्छा। मेरे पिताजी स्वर्गीय राजनारायण, मेरे पिताजी का भी नाम राजनारायण ही था, के शिष्य थे, और राजनारायण जी हमारे घर उस ज़माने में आते थे। जनेश्वर मिश्रा और मेरे पिताजी की बड़ी करीबी थी जी। चंद्रशेखर जी ने एक बार एक घटना का जिक्र किया कि तुम्हारे पिताजी ने मुझे बहुत सहयोग किया इलाहाबाद तक पढ़ने में, अगर वो नहीं रहते तो मैं शायद यहाँ नहीं जाते, और ज़िंदगी भर मेरा साथ निभाया सिर्फ एक बार छोड़कर। मैंने बोला, बाबा वो एक बार कब था? तो बोले, मैं 80 में जब जनेश्वर मिश्रा चुनाव लड़ गए थे मेरे खिलाफ, तो जनेश्वर मिश्रा के साथ थे। तो खैर, उस मतलब वो झुकाव तो था ही, लेकिन हालात ने मुझे बेंगलोर पहुंचा दिया, एजुकेशन के लाइन में शुरू कर दिया। 2005 में जब समाजवादी पार्टी कर्नाटक में लॉन्च हुई, आपको याद होगा, बंगरप्पा को वहाँ का पूर्व मुख्यमंत्री को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। तो मैं जिस कॉलेज की जिक्र कर रहा था उसी कॉलेज का एग्रीमेंट तैयार करा रहा था बेसमेंट में वकील के साथ। लगातार फ़ोन आ रहे थे, सिग्नल नहीं आ रहा था। मैं बाहर आया तो नेताजी लाइन पर थे। अच्छा, तो नेताजी से पहले की मुलाकात थी आपने? अखिलेश जी की वजह से, अखिलेश जी से मेरी कॉमन फ्रेंड्स के जरिए पहले से था, कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे। राजनीति से हट के दोस्ती थी? हाँ, राजनीति से हट के। राजनीति में मेरा कोई लेना देना, पढ़ाई के ज़माने में? हाँ, राजनीति से मेरा कोई लेना देना उस दौर में नहीं था जी। और एक बलिया के IAS अफसर थे जो नेताजी के साथ सेक्रेटरी थे, चंद्रमा प्रसाद जी। तो उन्होंने बोला नेताजी बात करेंगे। उन्होंने कहा कि हम कल आ रहे हैं और बंगरप्पा के यहाँ से फ़ोन आएगा। मुझे कुछ पता नहीं था। मुझे नहीं पता नेताजी ने बंगरप्पा को क्या बोला था, क्योंकि जब मैं पढ़ने गया था तो बंगरप्पा वहाँ मुख्यमंत्री थे, हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। अगले दिन मुझे बंगरप्पा से मिलने जाना हुआ और बंगरप्पा को मैं बड़ा आश्चर्य हुआ, गेट पर खड़ा होकर इंतजार कर रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ा नेता आ रहा हो। और मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था। हैरत हुई होगी आपको? नहीं, मैं खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह व्यवहार करूं, क्योंकि मैं क्या हूं मैं जानता हूं, जो बंगरप्पा नहीं जानते। बंगरप्पा की नज़रों में मैं बहुत बड़ा आदमी हूं और नेताजी के परिवार से हूं। ये नेताजी की अपनी खासियत है, अपने लोगों को कैसे परिचय कराते हैं। और जब वहाँ पार्टी लॉन्च हुई तो एक दिन अखबार में पढ़ा कि मुझे वहाँ के कमेटी में रखा गया है। फिर अखिलेश जी बोले, अशोका होटल में मुलाकात हुई कि आप के रहने से आसान होगा, यहाँ पार्टी बिल्डअप होगी, हमारा भी कोई चाहिए। तो शुरुआत वहाँ से हुई और फिर एक तरह से मैं एक ब्रिज बन गया कर्नाटक और नेताजी के बीच में। और तब तक उतना ही रहा। 2000 मेरे राजनीतिक गुरु स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी रहे हैं। 2011 में उनका पहला पुण्यतिथि था। मैं जब पुण्यतिथि में आया लखनऊ तो अखिलेश जी ने मुझसे बोला कि अपना ज़रा एड्रेस दे दीजिए। मुझे लगा कि रिकॉर्ड में लिखवाएंगे। मैंने एड्रेस दे दिया। उसमें बेंगलोर और लखनऊ की डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं होती थी। जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा तो मेरी पत्नी का फ़ोन आया कि आपको पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया है। अच्छा। और कर्नाटक का प्रभारी भी। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी अचानक क्यों दी? कोई अचानक नहीं है, वहाँ अचानक कर्नाटक में कुछ पृष्ठभूमि हो रही होगी तभी तो। नहीं, वही बताना। 5 सालों को उनको जो लगा कि
जिस तरह से मैंने वहाँ के हालात को हैंडल किए, बहुत सारी बातें नहीं कर सकते हैं। बीच में अमर सिंह जी की कहानी आई, फिर हम बंगरप्पा साहब से झगड़ा हुआ, फिर नेताजी का मेरे से इंटरेक्शन हुआ, जो कहते गए मैं करता गया जी। और एक ये भी लग रहा था कि मेरे गुरु का प्रथम पुण्यतिथि है, उस दिन उन सबको पता था, नेताजी को भी पता था, अखिलेश जी को भी पता था कि मैं पुत्र की तरह था। तो हो सकता है कि उनका एक उनके सम्मान में दिया गया मुझे एक सम्मान था। फिर जब 2012 की रथ यात्रा शुरू हुई, उससे पहले अखिलेश जी जो साइकिल यात्रा कर रहे थे तो मुझे बुलाकर बोला कि मीडिया हमको नोटिस नहीं ले रहा है, इसके लिए आप कुछ करिए। फिर आप लोग गवाह हैं कि मीडिया ने कैसे 2012 में दिया। फिर रथ यात्रा, तो मीडिया के लोगों से दोस्ती आपकी पहले से रिश्ते बेहतर रहते थे या इसी जरूरत के लिए मैं रिश्ते बनाए आपने? इसी ज़रूरत के लिए मैं ईमानदारी से इसका बोलूँगा। मतलब समाजवादी पार्टी से बाज़ाब्ता आपकी ज्वाइनिंग प्री प्लान नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ, बल्कि अब रिश्ते बन गए पहले और पार्टी में ज्वाइनिंग बाद में हुई है। हाँ, मेरे ज़िंदगी में हर चीज़ ऐसे होता गया। मैं कॉलेज में आपको बताया कॉलेज खोलने नहीं गया था, पढ़ कर आने गया था, हर लायक बेटे की तरफ वापस आ जाओ, कॉलेज खुले। राजनीति में जाने का सोचा नहीं था, अचानक फोन गया, राजनीति में चला गया। और मैं आपको एक और घटना भूल गया था बताने के लिए, क्योंकि मेरे गुरु जनेश्वर मिश्रा जी थे, मैं उनके यहाँ हमेशा आता था, बैठता था, बचपन से भी राजनीति का कुछ जरासीम था? चूँकि पिताजी हमेशा आंदोलन में रहा करते थे, जनेश्वर मिश्रा के, चौधरी चरण सिंह के, समाजवादी सोच, समाजवादी विचारधारा शुरू से ही रहा है। वो तो था, वो तो बचपन में था, लेकिन हालात ने मुझे कहीं और पहुंचा दिया था। शायद यहीं रहा होता तो पहले राजनीति में आ गया होता, वो थोड़ा डिस्टेंस हुआ। जब मैं अखबार में पढ़ा कि मुझे वहाँ के पार्टी में पद मिल गया है, तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं जनेश्वर मिश्रा के पास जाऊँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो गलत समझ लेंगे कि मेरे से बिना पूछे तुम पार्टी में कैसे ज्वाइन कर लिए, क्योंकि मैं तो उनके पुत्र की तरह उनके साथ रहता था। मैंने जब उनसे बोला कि बाबा गुरुजी ऐसे ऐसा हुआ है और मुझे नहीं पता था, अमर सिंह ने और अखिलेश जी ने ऐसे किया, अखबार में निकला, तो आंख में किए बोले चलो थोड़ा सा जल्दी कर दिए, एक बात कहना चाहता हूँ। और आज वो भी बात आज भी मेरे कानों में गूंजती रहती है। राजनीति ज्वाइन कर लिए हो तो राजनीति में एमपी एमएलए मंत्री बनना आसान है, और तुम्हारे जैसे कैलिबर के बच्चे के लिए तो और भी आसान है। राजनीति में नेता बनना मुश्किल है, और मैं चाहता हूं कि तुम्हारी पहचान राजनीति में नेता से हो, पद अपने आप आ जाएंगे। मैंने पूरी ईमानदारी से कोशिश करी कि अपने गुरु के उन सपनों को, गुरु का जो भाव मेरे लिए था, उस पर खरा उतरने का प्रयास। मेरे ख्याल से आप देश में अकेलौते आदमी होंगे जो राजनीति में जब आए हैं तो सीधा राष्ट्रीय सचिव के पद पे आए हैं। ऐसा कोई मुझे तो नेता कम से कम दिखाई नहीं दे रहा है। देश में नीचे से आम तरीके से तो नीचे से लोग जाते हैं। शायद देश में इकलौता है जो साउथ में रहता है और नॉर्थ की पॉलिटिक्स करता है। नॉर्थ वालों को जब तक लगता है तो आप रहने वाले बलिया के हैं, आपका सारा जो राजनीति की शुरुआत हो, चाहे बिजनेस की शुरुआत हो, चाहे स्कूल शिक्षा की शुरुआत हो, सब कर्नाटक से हुई। आज चुनाव आप घोसी लोकसभा में क्यों लड़ने आए? ये भी नहीं, मैं अचानक नहीं लड़ने आया। आपको याद होगा, आपकी हमारी पहली मुलाकात भी रथ में ही हुई थी, जब मैं अखिलेश जी के साथ रथ में रहता था जी। तो ऐसा तो मैंने अपने क्षेत्र को, अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ा। और मेरे दिल में क्यों चयन किया? मेरा मतलब है घोसी को मैं बता रहा हूँ, मैं दिल में मेरी एक लालसा थी कि अब जो अगर आ ही गया हूँ तो ठीक है, व्यवसाय के लिए या जीविकोपार्जन के लिए सब ठीक है, लेकिन कुछ करना चाहता हूँ अपनी जन्मभूमि के लिए, अपनी माटी के लिए, अपनी धरती के लिए। तो बलिया क्यों नहीं चुना आपने? बता रहा हूँ, जब चंद्रशेखर जी के मैं बहुत करीब था, और चंद्रशेखर जी चाहते थे कि नीरज जी के लिए मैं, क्योंकि नीरज जी फेलियर साबित हो रहे थे, उन्होंने कुछ उड़ीसा में माइन दिलवाया था, चाहे जो भी किया था। आखिरी दिनों में चंद्रशेखर जी नीरज जी के लिए परेशान रहते थे। एक दिन मुझे बुलाया, और मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, और अभी भी चंद्रशेखर जी के जो सेक्रेटरी आरबी यादव हैं वो इस बात के गवाह हैं कि बॉम्बे पुणे एक्सप्रेसवे पर कुछ भारत यात्रा ट्रस्ट की ज़मीन है, 20 एकड़ एकदम एक्सप्रेसवे पर है। मैं नीरज के साथ कुछ कर लूँ, वहाँ इंस्टीट्यूशन खोलूँ, नीरज सेटल हो जाएंगे। मैं चाहता था, पता नहीं मुझे अंदर रिकॉर्ड बोलना चाहिए कि मैं नीरज के लिए करूँ, और लेकिन बाद में पता चला पूरे ख़ानदान के लोग उसमें ट्रस्टी बनना चाहते हैं, और मेरे किसी शुभचिंतक ने इशारा किया कि जब तक चंद्रशेखर जी हैं तब तो ठीक है, बाद में सारे परिवार को और आप अकेलौते बन जाएंगे। तो मुझे भी बात सही लगी। उसी समय चंद्रशेखर जी को कैंसर हो गया। चंद्रशेखर जी के इलाज के लिए भी जो भी सक्षम हुआ मैं करता गया। हर जब अपोलो में एडमिट थे तो खाली उनको देखने के लिए आता था, और बहुत मानते थे मुझे। बहरहाल चंद्रशेखर जी चले गए, और राजनीतिक परिस्थितियाँ बलिया के नेताओं ने ऐसे बनाई कि चाहते थे कि बड़े पुत्र को टिकट मिल जाए और हार भी जाएं तो आगे से रास्ता साफ हो जाए। चंद्रशेखर जी की वजह से था। नीरज लगातार मुझे फ़ोन करने लगे
छोटे भाई की तरफ फ़ोन करते थे। शायद उम्र में बड़े होंगे लेकिन उम्र छोटे, भैया तो ये हो गया वो हो गया, अब मैं क्या करूं, घर भी खाली करना पड़ेगा। तो मैंने बोला क्या चाहते हैं, तो बोला कि टिकट मुझे मिल जाता तो। फिर मैंने अखिलेश जी से बात करना शुरू किया। इनको मिक्कू मिक्कू घर में कहा जाता था, इनको बहुत कोई सीरियसली नहीं लेता था। मैं कोई नीरज जी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, एक सच्चाई बयान कर रहा हूँ अपने दिल से। नीरज जी को भी ये बात पता है, चाहे उस परिवार में 3 साउथ एवेन्यू में सबको पता है ये बात। जब मैं अखिलेश जी से नीरज जी के लिए बात किया तो उनका भी रिएक्शन वही था जो बाहर परसेप्शन था, अरे वो तो सीधा साधा बच्चा है, अरे छोड़ो। बड़ी मुश्किल से अखिलेश जी से मुलाकात कराई मैंने। बहरहाल कुछ दिन पहले कुछ एक राजनीतिक घटनाक्रम के जिक्र में अखिलेश जी ने मजाक भी किया था कि लाने वाले भी तो आप ही थे। मुलाकात कराई, फिर मैंने बड़ी लंबी कहानी, उसको कट शार्ट में बड़ी मुश्किल से उनको टिकट दिलवाया। तभी मैंने कभी सोचा, अच्छा ये कारण हुआ। कभी बड़ी मुश्किल से अमर सिंह जी के साथ जाकर जनेश्वर सुनाया, नेताजी से कहकर टिकट दिलवाया, आर्थिक मदद की भी और करवाई भी। चंद्रशेखर जी से आपके संबंध जो है वो राजनीतिक थे या घरेलू थे? व्यक्तिगत थे, व्यक्तिगत, बिल्कुल व्यक्तिगत, उसका भी सुनाऊंगा। और मेरे मन में सिर्फ इसलिए था कि जिस व्यक्ति, क्योंकि कभी सोचा नहीं चुनाव लड़ने के लिए, जिस व्यक्ति को मैं यहाँ लेकर आया अब उनके खिलाफ टिकट कैसे मांगूं जब लड़ने की बात आई। तो एक सुझाव दिया गया अपने शुभचिंतकों ने कि ये कल्पनाथ राय की धरती है, वो मेरा हिस्सा भी एक इधर इस लोकसभा में आता है, तो बाहर ही भी नहीं हूँ, और कल्पनाथ राय की धरती, और यहाँ कल्पनाथ राय के बाद विकास खत्म हो गया। मेरी जहन में, मेरी सोच में हमेशा विकास की बातें करते थे, तो कहते आपको सपनों को पूरा करने के लिए सबसे अच्छी धरती यही है। तो ये वजह था। तो 2014 में आप चुनाव लड़े, फिर 2019 में अलायंस में चली गई सीट, तो अब फिर 2024 में चुनाव होने वाला है, तो क्या इरादा है फिर लड़ने का? देखिए, जब मैं 2014 में चुनाव लड़ने आया तो आप गवाह हैं, इस बात को स्वीकार करेंगे जी कि कहा जाता था कि बेंगलोर से आया है, बहुत पैसे वाला है, लड़ जीतेगा, हारेगा, चला जाएगा। और मैंने गलत साबित किया। हारने के तीसरे दिन इसी हिंदी भवन में आया, मैंने बोला कि अगर मेरी अर्थी भी उठेगी तो इसी धरती से उठेगी। जी जी बेशक। मैं छोड़ कर जाने वालों में से नहीं हूँ। मैं साबित किया कि यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि दुख सुख में पहुँचे न पहुँचे, जब तक कोई सोचता है मैं पहुँच जाता हूँ। 2019 में टिकट नहीं मिला क्योंकि गठबंधन में चली गई। आगे मेरा कर्म है कि मैं जनता की सेवा करता रहूं, पार्टी को मजबूत करता रहूं। मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, मेरे लिए ये सोचना नेतृत्व का काम है। मेरा जीवन में बहुत सारी यादें छुपी हुई हैं, कुछ कड़वी यादें भी हैं, कुछ मीठी भी हैं। बड़े नशेब फराज ज़िंदगी में आपने देखे, बड़े उतार चढ़ाव देखे, तो कोई ख़ास पल जो बहुत खुशी का हो और कोई ऐसा ख़ास पल जब बहुत आप दुखी हुए हो? बहुत सारे हैं, कुछ एक आध बहुत सारे हैं जो सेक्रेट ना हो। नहीं, मेरी ज़िंदगी खुली किताब है, लोग अफवाह उड़ाते रहते हैं, मेरी ज़िंदगी खुली किताब है, इसीलिए मैं इतनी बेबाकी से बोलता हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरे कोई बख्शिया उधरने के लिए कुछ है ही नहीं है। मैं चुनौती देता हूँ, कल भी आज तक पर मैं योगी जी को चुनौती दिया कि जो मन करे कर लो, मेरा कहीं जांच, मेरा कोई कुछ नहीं है। सच कहूँ तो जब चौथे सेमेस्टर में हम थे तो मेरे एक मित्र हैं बचपन के, पांडे जी जौनपुर के, उनके साथ लगातार कंपटीशन चलता रहता था और मुझे लग रहा था कि 1-2 नंबर से कहीं मैं पीछे न हो जाऊं। तो जो पहली और सबसे बड़ी खुशी, क्योंकि उसके पीछे पहले लगातार कई सालों से बहुत ही संघर्ष में ज़िंदगी गुजर रही थी, ऐसी ज़िंदगी गुजर रही थी कि चेयरमैन साहब मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। एक दौर ये भी आया था कि मैं बनारस में जब हम लोग पढ़ते थे तो खाने को पैसे नहीं होते थे, तो एक लौंगलौता, बनारस का लौंगलौता मिठाई मशहूर है, एक लौंगलौता 1 रुपया का मिलता था, उसको खा के 3 गिलास पानी पी लेते थे कि पेट फूल जाए। और मैंने ट्यूशन भी पढ़ाया, 5 रुपया घंटा मिलता था मुझे, साइकिल से जाता था, अपना ट्यूशन पढ़ाता था और अपना फीस जमा करता था, क्योंकि मेरे पिताजी का भयंकर एक्सीडेंट हो गया था, मौत के मुंह में थे और सारे कारोबार बंद हो गए थे। तो बहुत दौर देखा था। तो जब पहला बार उस दिन ये हो गया, कन्फर्म हो गया कि मैं ही फर्स्ट रैंक होल्डर हूँ और गोल्ड मेडल मुझे ही मिलेगा, तो पहली खुशी उस दिन हुई। फिर जिस दिन ये लग रहा था कि अब कहाँ जाएंगे, घर के हालात ऐसे नहीं हैं, उस समय फ़ोन ये नहीं हुआ करता था, मुझे एक टेलीग्राम आया, कंटैक्ट इमीडिएटली। मैं एग्ज़ाम देकर आया था, जब कंटैक्ट किया तो उन्हें बोला गया कि आपको नौकरी ऑफ़र दिया जा रहा है। और ऐसा समझे जब घर पे आया हूँ, परिवार की, माँ बाप की हालत देख रहा हूँ, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, अब मुझे क्या करना है, अगर अपना काम भी शुरू करना है तो उसके लिए भी संसाधन नहीं। अचानक फ़ोन आता है कि नौकरी के लिए बुलाया जा रहा है।
मैंने आज तक, ये आपको आश्चर्य होगा, ज़िंदगी में कोई एप्लीकेशन नहीं दिया है नौकरी के लिए। तो नौकरी मिली तो वो 2 खुशी थी। उसके बाद दर्द के तो इतने सिलसिले हैं कि ये सोचना मुश्किल है कि कौन सा दर्द बड़ा है, कौन सा छोड़ूं। तो इस पूरे सफ़र में आपकी जो मिसेज है उनका कितना साथ रहा है? बिना साथ बिना सहयोग के तो साउथ में और यहाँ मैं कर ही नहीं सकता ना। सहयोग रहा है, स्वाभाविक है, कैसे कर सकते हैं आप। आगे क्या फ्यूचर प्लान है, आगे क्या ख्वाब है आपका? एक कोई ख्वाब बताइए जो आपका ख्वाब है। मेरा एक ही ख्वाब है जी। जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मेरे बच्चे गर्व से कहे कि मैं राजीव राय का बेटा हूं, और कोई उंगली उठाकर ये ना कर सके कि तुम्हारे बाप ने ये कुकर्म किया था, या तुम्हारे बाप ने ये लूटा था, या बाप ने इसके साथ गुस्ताखी करी थी। ये आप सुन रहे थे कि जो ज़िंदगी के निजी पहलू हैं, निजी पहलुओं पर भी बहुत बेबाकी के साथ आपने सभी सवालों का जवाब दिया है। अभी चूँकि एक ही पहलू पे गुफ्तगू हुई है, मगर यहाँ थोड़ा सा हम लोग ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब फिर बात शुरू करेंगे तो फिर राजनीति की बात होगी। अभी मंजिल के पहले मरहले को आप सुन रहे थे कि पहले मरहले में जो निजी ज़िंदगी है, और बचपन से लेके जवानी तक और नाकामी से लेके कामयाबी तक जिन मंजिलों से राजीव राय जी गुजरे हैं, उनका बहुत बेबाकी के साथ आपने तस्करा किया है। अब चूँकि आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं और प्रवक्ता भी हैं, ये हमारे लिए तो बहुत ही फ़ख्र की बात है कि इतना बड़ा लीडर हमारे छोटे से स्टूडियो में तशरीफ़ ले आया। ये आपका बड़कपन है। तो अगर सियासी बात ना करें तो ये भी ठीक नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे सवालात नहीं करेंगे। मुख्तसरन सबसे पहले तो किसान आंदोलन के बारे में मैं चाहता हूँ कि आप थोड़े अपने नज़रियात को रखें कि जो किसानों की जो 3 मांगें हैं, जिस कानून को वापस करने की बात कर रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? ये तीनों जो कानून है, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला था कि कारपेट बिछाकर कारपोरेट घरानों के लिए कानून बनाए, उनकी बातों से पूर्णतः सहमत हूँ। मैंने कल एक सवाल उठाया था जो टीवी चैनल के एंकर ने फ्लो में बोल तो गई, लेकिन उनको पता था कि इसके आगे का सवाल कठिनाई उनके लिए भी हो, मोदी जी के लिए भी होगा। सीधा सा सवाल है चेयरमैन साहब, मैंने पूछा प्रधानमंत्री जी कि आखिर वो कौन सी मजबूरी है जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स के लिए एमएसपी कंपलसरी नहीं कर सकते, क्योंकि उससे तो खजाने पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर सरकार को देना होता तो खजाने की बात समझ में आती। तो उन्होंने जवाब दिया, प्रधानमंत्री जी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि औद्योगिक घरानों को भी देश की ज़रूरत है। यानी औद्योगिक घरानों के लिए ही एमएसपी वो नहीं, जो सबसे बड़ी बात छिपी है कि प्रधानमंत्री इस बात को मानते हैं कि अगर एमएसपी लागू कर दिया गया प्राइवेट प्लेयर पर तो उनको नुकसान हो जाएगा। यानी नीयत में पहले से ही कि एमएसपी से कम में खरीदा जाए, तो उनकी चोरी तो सामने आ गई। आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करने लगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में रीएड्रेसल सिस्टम नहीं है। आप अपनी ज़मीन पर, खुद की ज़मीन पर बंधुआ मजदूर बनकर रह जाएंगे। जी। अभी हमारे यहाँ छोटे किसान हैं, हमारे यहाँ तो पंजाब और उत्तर प्रदेश की तरह है नहीं। मुझे दुख इस बात का है कि उत्तर प्रदेश के इस भाग के किसानों में उतनी अवेयरनेस नहीं है, जबकि सबसे बड़े भुक्तभोगी वही बनने जा रहे हैं। न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। शिक्षित भी कम है, पढ़े लिखे भी कम है, छोटे किसान हैं। आकर उद्योगपति बताएगा कि आपकी इस खेत में यही सूरजमुखी का करना है और मेरा ही बीज होगा, मेरा ही खाद होगा, और कहीं आपकी गलती आपने पूरी मेहनत से करी और वो उसके पैमाने पर नहीं फसल हुई तो छोड़कर चला जाएगा और आप एसडीएम तक जाएंगे, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। प्राइवेट प्लेयर में बोल रहे हैं एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। अगला लाइन पूछता हूँ कि नहीं, लेकिन 2016 में फूड कारपोरेशन से कोई समझौता हुआ है अडानी का और दूसरे इस तरह के जो कारपोरेट। मैं बता रहा हूँ, उसी बात पर आ रहा हूँ। अगर सब कुछ बात है तो एमएसपी क्यों नहीं लागू होगा प्राइवेट प्लेयर्स पर? क्यों नहीं लागू होगा वो सवाल आप पूछ रहे हैं। इसलिए नहीं लागू होगा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि कारपेट बिछाकर कारपोरेट घरानों के लिए आप कानून बनाते हैं, कानून का बैकग्राउंड 2-3 साल से शुरू हो गया। आप एफसीआई से अदानी का एग्रीमेंट करते हैं, उनको परमिशन देते हैं, उनको स्टोरेज का परमिशन मिलेगा। हरियाणा में 100 एकड़ ज़मीन खरीदी जाती है अदानी की, उसका चेंज ऑफ लैंड यूज नहीं होता है, उस पर गोडाउन बन रहे होते हैं। 15 दिन पहले कानून से 15 दिन पर 20 दिन पहले उसका लैंड यूज चेंज हो जाता है और 20 दिन बाद कानून आ जाता है। मोदी जी, आप बहुत समझदार हो सकते हैं लेकिन दुनिया बेवकूफ़ नहीं है। आप ये बताइए कि उनको सपने आ जाते हैं क्या
अर्णव गोस्वामी के चैट में पता चल जाता है कि बागलकोट पर हमला होने वाला है, और अदानी के कॉर्पोरेट हाउस में पता चल जाता है कि कानून आने वाला है। ये देश को जो गिरवी रखने के लिए, देश के भविष्य को बेचने के लिए, कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भोजपुरी में एक कहावत है, न खेलब न खेले देव। मैंने उनसे कहा कि हमारा एक और भी कहावत है कि न जोतब न बोइब खेतवे बेचब। तो आपने कुछ किया तो है नहीं, जो हमारे पूर्वजों ने बनाया उसको बेच कर खाने वाले बेटे को नालायक बोलते हैं। तो एक नालायक सरकार के मैं बड़े कड़े शब्द नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी की हरकतें वो नालायक औलाद की ही है। लोहिया जी कहते थे कि असहमति लोकतंत्र की आत्मा है। दूसरी जगह वो ये कहते थे कि अगर सड़कें सुनसान हो जाएं सदन आवारा हो जाता है। तो सदन आवारा हो जाएगा। मगर हमारे प्रधानमंत्री जी उसी सदन में कहते हैं कि ये जो है लोकतंत्र जीवी और परजीवी कहते हैं। तो क्या एक प्रधानमंत्री को शोभा देता है? देखिए, जो कहते हैं उस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जो अब तक उनको समझ नहीं पाए जी, उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि आज प्रधानमंत्री जी के इस तरह के वक्तव्य पर आप क्यों आश्चर्यचकित हो रहे हैं? इनके तो पॉलिटिकल डीएनए में है चेयरमैन साहब। 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन का विरोध किया। जब लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में तिरंगे का झंडे का डिजाइन तैयार किया गया, उन्होंने इसका विरोध किया। 1942 में पूरा देश जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था तो उन्होंने उस आंदोलन का विरोध किया। 1948 में आरएसएस ने इस तिरंगे झंडे को अपने पैरों तले कुचला था, और आरएसएस ने 52 साल तक इस तिरंगे को अपने मुख्यालय पर नहीं फहराया। ये लोग तो माफी जीवी हैं। यानी मन की बात जुबान पे आ गई क्या? मन की बात, जो पॉलिटिकल डीएनए है आकर बोलने लगा, सच्चाई बाहर आ गई, जो मुखौटा था उतर गया। और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला चंदा जीवी है, ये माफी जीवी है। अगर माफी नहीं मांगे होते तो जिंदा नहीं रहते। ये असली परजीवी यही हैं। 6 साल की सरकार में अब तक देखा गया कि इस सरकार ने कोई फैसला अपना वापस नहीं लिया है। तो जो किसान आंदोलन कर रहे हैं अपनी 3 मांगों को लेकर, तो इसमें भी क्या वो अपनी उसी बात पे कायम रहेंगे या पीछे हटेंगे? हिटलर और मुसोलिनी को पता था कि उनका अंत होगा। अंत होने से पहले हिटलर और मुसोलिनी को भी यही लगता था कि हमारा अंत नहीं होगा। अमेरिका को हरा दिया, उसको कर दिया, जापान घुस गया, सिंगापुर में कब्जा कर लिया। 30,000 की जापानी फोर्स थी, 90,000 की ब्रिटेन और इंग्लैंड की और ऑस्ट्रेलिया के फोर्स को उसने सरेंडर करा दिया। तो अगर ये वापस नहीं लेते हैं तो मुझे लगता है कि किसान इनको वापस दिल्ली के गद्दी से बुला लेंगे। बस डर इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि मेरा क्या है, मैं तो झोला उठा कर चला जाऊंगा। झोला उठाकर निकलने से पहले देश के हाथों में कटोरा न पकड़ा दे। जिस तरह से संपत्तियों को बेच रहे हैं, हालात यही लग रहे हैं कि नौजवानों का बजट जो 2021 और 22 का जो पेश हुआ सदन में, तो उसमें इनकम टैक्स का जो स्लैब था पुराना, उसमें किसी तरह का कोई संशोधन नहीं किया गया। तो इस बजट को आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये मध्यम वर्ग को सोचना चाहिए। महंगाई का इंडेक्स देख लीजिए, महंगाई के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली तो उनको रिलीफ देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो ये कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। ये इस बजट में एक और बात आपने ध्यान दी कि नहीं दी, इन्होंने शिक्षा के बजट में कम कर दिया। हाँ, कम कर दिया। तो जब जो अशिक्षित बेरोजगार जो कौम होती है वो देश को मजबूत नहीं करती है। इनको शिक्षा से डर लगता है। ये फर्जी डिग्री वाले लोग हैं। ये लोग फर्जी डिग्री लेकर अपनी बातें करते हैं, जो उनको लगता है कि जिस दिन हिंदुस्तान के नौजवान सही मायने में शिक्षित हो जाएंगे, इनकी कलाई खुल जाएगी। 4 प्रदेशों में बजट इन्होंने बढ़ाया है, ख़ास तरीके से सड़कों का और कुछ अलग अलग चीज़ों का, जैसे असम है, केरल है, आपके तमिलनाडु है, पश्चिमी बंगाल है। जहाँ चुनाव होता है मोदी जी का सीना 56 अच्छा, वहाँ चुनाव होने वाले हैं। जहाँ चुनाव होने वाले होते हैं मोदी जी का सीना 56 इंच का हो जाता है और चुनाव होते ही मोदी जी का सीना सिकुड़ कर मुट्ठी में आ जाता है। और आपको याद होगा इससे पहले वाले चुनाव में बिहार में 80,000, 90,000, 1 लाख, 1.25 लाख करोड़। मोदी जी आप फैसला कर लीजिए कि आप बारी बारी से म्यूजिकल चेयर तक की तरह राज्यों के मुख्यमंत्री बनेंगे या देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। एक और घटना की तरफ जिक्र करना चाहता हूं और आपके माध्यम से लोगों में पहुंचाना चाहता हूं, जिस घटना ने मुझे सोचने पर विवश कर दिया कि प्रधानमंत्री के अंदर संवेदना और मानवता नाम की कोई चीज़ भी है कि 2 दिन पहले उन्होंने पार्लियामेंट में रोया था। जी, आपको भी याद होगा। याद है। और जिक्र किस बात का था? 14 साल पहले कश्मीर में गुजरात के 8 लोग मारे गए थे। उस घटना को याद कर रो दिए।
उस प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आई कि दिल्ली के सड़कों पर पिछले 70 दिनों में 200 किसान शहीद हो चुके हैं, संवेदना व्यक्त तक नहीं करते हैं। गुजरात के लोग थे तो इतनी मोहब्बत, और दिल्ली के सड़कों पर जहां बैठे हैं, दिल्ली के सीमा पर हमारे किसान शहीद हो रहे हैं, उसके लिए संवेदना नहीं। धिक्कार है ऐसे प्रधानमंत्री पर। मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन धिक्कार है ऐसे प्रधानमंत्री पर, धिक्कार है ऐसे सरकार पर। एक आखिरी सवाल, यहाँ कुछ दिनों पहले आपके भी कान में पड़ा होगा कि एक यहाँ जो बीजेपी की सिस्टर कंसर्न है एक पार्टी, उस पार्टी के एक नेता ने जो कैबिनेट मिनिस्टर है दारा सिंह चौहान, एक पोस्टर पे जूते पर था और उस पर थूका, और उस पर मुख्यमंत्री की भी फोटो थी और माननीय प्रधानमंत्री की भी फोटो थी। तो उसी दल का कोई नेता अपने ही पार्टी के कैबिनेट मंत्री के पोस्टर पे चप्पल मारे, जिस पोस्टर पे मुख्यमंत्री का भी फोटो हो, प्रधानमंत्री का भी फोटो हो, और ऐसे नेता के खिलाफ प्रशासन कोई कड़ी कार्रवाई न करे या उसको पार्टी से निकाला न जाए। हमारे घोसी के उन्हीं की पार्टी के घोसी के विधायक हैं, उनको दिन रात गालियां देते हैं, उनकी पार्टी के जिलाध्यक्ष को गालियां देता है। तो आखिर ये सब कुछ सुनने के बाद बड़े पैमाने पर कोई कार्रवाई न होना या ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर न निकालना, इसको आप कैसे देखते हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्य प्रणाली को आप अध्ययन करेंगे जी, तो प्रधानमंत्री जी जिस समय दिल्ली में बड़ी बड़ी महान बातें कर रहे होते हैं, उनके मंत्री जिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, रामजादे और हरामजादे जैसे शब्द कहते हैं, उनके एमपी कुछ और भाषा बोलते हैं। तो बीजेपी के कार्य प्रणाली में है कि इस तरह के जमूरों को रखा जाए, जब जहां जिसका इस्तेमाल हो किया जाए। हमारी मऊ की घटना के लिए मुझे दुख इस बात का है कि मऊ के राजनीतिक संस्कार में एक बात बहुत अच्छी रही, जिसको मुझे दिल से मैं सारे पार्टियों को धन्यवाद करता हूं कि यहाँ के राजनीति में कभी किसी ने किसी नेता को, व्यक्ति विशेष को इस तरह से अपमानित या गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना, गाली गलौज की भाषा नहीं किया। हर राजनीतिक विरोध होता है, लेकिन हर पार्टी का नेता एक दूसरे के साथ सम्मान करता है। इस परिपाटी को अगर भारतीय जनता पार्टी ने लगाम नहीं लगाया तो हमारे लिए तो कोई बात नहीं, अपने लिए भस्मासुर पाल रहे हैं, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को तो भोगना ही पड़ेगा, मऊ की जनता को भी भोगना पड़ेगा, जिसके सीधे सीधे अपराधी भारतीय जनता पार्टी के लोग होंगे। ये आप सुन रहे थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय राजीव राय जी को, जिन्होंने शिक्षा जगत से लेकर राजनीति पर खुलकर बात की। हम ये सिलसिला आने वाले दिनों में भी जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। आपकी बात के लिए मैं अरशद जमाल।